अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप प्यारे बच्चों? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपकी वेकेशंस भी अच्छी जा रही होंगी। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट्स किए हैं कि आपको स्टोरीज़ का मज़ा आ रहा है और आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी इसका भी आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आपने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपने बेल आइकॉन को भी दबाना है और उसके बाद आपने कॉमेंट्स भी करनी है, मुझे बताना है कि आपको कौन सी स्टोरी सबसे अच्छी लग रही है। तो आज भी एक मज़े की स्टोरी लेके आपके लिए आई हूँ और आप फिर अब शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव था। पहले ज़माने की बात है जब गांव में लोग रहा करते थे, सादा तर्ज ज़िंदगी था, लोगों में इतना जो है ना शहरों वाली बातें नहीं होती थी। छोटे छोटे उनके पेशे होते थे जिसमें कोई मोची है, कोई धोबी है, कोई दर्जी है, इस तरह। तो इसी तरह ना एक छोटे कद का आदमी था जिसको सब ना बोना बोना कहते थे। ठीक है। तो वो जो छोटे कद का आदमी था वो वैसे तो बड़ा हो गया हुआ था लेकिन देखने में वो बिल्कुल बच्चा लगता था। तो उसकी एक दुकान भी थी, उसकी मामा, वो अपनी माँ के साथ ही बस रहता था, उसका कोई बहन भाई नहीं था, कोई बाप नहीं, यानी उसके पापा भी शायद फौत हो गए हुए थे। तो उसकी मामा ही सिर्फ उसके साथ रहती थी। तो वो उसकी माँ ने ना उसको एक दर्जी की दुकान खोल दी थी कि भाई ये फारिग ना रहे तो दर्जी का काम करे। अब वो चूँकि बोना था बेचारा, ना उसको कोई कपड़े देता था, लोग कोई उस पर इतना बिलीव नहीं करते थे कि ये भी अच्छे भी सिएगा या नहीं। लेकिन वो एक थोड़ा बहुत अनट्रेंड भी था, ट्रेंड भी था, इस तरह मिक्स करके वो बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन ज़ाहिरा कमाई करनी थी, उसकी माँ ने 4 पैसे जमा करके उसको एक दुकान ले दी और उसमें उसको बिठाया। एक गज़ ले दिया, खरिया ले दिया, कैंची ले दी, ये सामान और इंचेस टेप, ये सामान दे के ना उसको बिठा दिया। तो अब वो जो बोना था यानी कि दर्जी था वो बैठा रहता था, लेकिन उसके पास काम नहीं था ना। तो वो सारा सारा दिन फारिग रहता था, कोई काम ही नहीं उसके पास आता था। गांव वाले उस पर इतना भरोसा नहीं करते थे, कभी कभार एक आध जोड़ा आ जाता था। तो वो बैठा रहता सारा दिन, लेकिन उसको कोई और ये समझ नहीं आती थी कि मैं कोई और काम कर लूँ या मैं कोई अपने आप को बिज़ी करूँ। लेकिन वो बैठ के ना तो बस हाथ में गज़ पकड़ के तो ग्राहकों की रास्ता देखता रहता था कि शायद कोई आए और मुझसे कपड़े सिलवाए। अब चूँकि वो छोटे कद का था, वो उससे इतनी सफाई भी मेंटेन नहीं होती थी। उसकी दुकान पे ना बच्चों बहुत ज़्यादा मक्खियाँ आ जाती थीं। इतनी मक्खियाँ आती थी, इतनी मक्खियाँ आती थी, तो वो ना मक्खियों को बजाय कुछ और करने के तो वो उनको ना वन वन करके मारता रहता था। कभी गज़ से मारता था, कभी हाथ से मारता था। तो ढेर सारी मक्खियाँ वो हर वक्त मार मार के ही बस ना टाइम पास करता था। तो बच्चों, जब भी उसकी माँ उसके लिए खाना लेके आती तो वो देखती कि बच्चा जो है वो बेटा मेरा बिल्कुल फारिग बैठा हुआ है, कोई काम ही नहीं है। लेकिन वो उसको समझाती बुझाती हमेशा की तरह उसको कहती कि तुम कोई काम करो, मेहनत करो, स्टिचिंग करो, प्रैक्टिस करो, ताकि तुम्हारी ना महारत हो जाए और लोग तुम्हें कपड़े दें। तो खैर वो खाना दे के चली गई और उसने खाना खाया और बहुत ही गंदी आदतों का मालिक था ना। उधर ही प्लेटें रख दी, उधर ही सब कुछ रख दिया और फिर मज़े से बैठ गया अपनी सीट पे। अब क्या हुआ, वो सारे गंदे बर्तनों की वजह से ना वहाँ पे इतना ढेर सारी मक्खियाँ ही मक्खियाँ आ गई। तो उसको सिवाय मक्खियाँ मारने के कोई फ़न नहीं आता था, कोई काम नहीं आता था, बेहद वो थोड़ा सुस्त था। अब क्या हुआ कि ढेर सारी मक्खियाँ जब एक जगह पे बैठी हुई थी, उसने ज़ोर से गज़ मारा तो गज़ के नीचे ढेर सारी मक्खियाँ आके मर गईं। तो वो जो बोना था ना वो बड़ा चालाक था, उसने गज़ को देखा तो उसने कहा ओए मैंने इतनी ज़्यादा मक्खियाँ मार दी। उसने सारी मक्खियाँ गिनी, 1 2 3 4 5 6 7। उसने कहा ये तो मैंने 7 मक्खियाँ एक ही बार में मार दी। ओहो हो, वो खुद को बहुत बहादुर समझने लगा। वो समझने लगा पता नहीं मैं कोई तुर्रम खान बन गया हूँ और मैंने कोई बड़ा ही कोई हातम ताई और वो कहते हैं ना टीपू सुल्तान वाला काम किया है। जो बहुत बहादुर हमारे वो पर्सनालिटीज़ गुजरी है ना, आपको पता ही होगा, शख्सियात जो जंगें लड़ा करती थी और बहुत बहादुरी से उन्होंने हर किस्म का मुकाबला किया। तो वो समझने लगा मैंने कोई जंग लड़ी है और मैंने एक ही बार में 7 को मार दिया। तो खैर वो बहुत चालाक था, तो वो ना उसी वक्त उसने क्या किया कि एक पट्टी तैयार की, कपड़े की एक पट्टी तैयार की और उसके ऊपर उसने ना धागे से लिखा एक ही वार में 7 को मारने वाला बहादुर। उसने एक पट्टी के ऊपर ये लिख लिया कि एक ही वार में 7 को मारने वाला बहादुर, और पट्टी जो थी वो अपने गले में पहन ली। जैसे हम वो पहन लेते हैं ना प्रेसिडेंट और कोई भी ओहदे की पट्टी जब हम पहनते हैं, तो इसी तरह उसने ये लिख के वो पट्टी को अपने गले में पहन लिया और बस निकल पड़ा। हाथ में उसने वो पकड़ लिया एक झंडा सा बना के और साथ गले में पट्टी पहनी और चालाकी से ना वो गांव की तरफ निकल गया। और फिर रास्ते में जिसने जो जो आता था उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं थी पड़ती, उसकी पट्टी पे ही लिखा हुआ था। लोग कहने लगे अरे वाह वाह, इतने छोटे से कद के साथ। तो वो लोगों को बताने लगा देखो कितना बहादुर हूँ मैं, एक ही वार में मैंने 7 को मारा है। अब कौन समझे कि कौन से आपने 7 को मारा है, इंसानों को मारा है, लोगों को मारा है, किसको मारा है। अब ये था कि उसने एक ही वार में 7 मक्खियाँ मारी थी। वो चलता जा रहा है, पूरे गांव में उसने मनादी करा दी, सब ऊंची ऊंची उसने बोल बोल के, और सारे गांव वालों को पता चल गया। और रास्ते में ना 2 सिपाही जा रहे थे,
ठीक है। बादशाह सलामत के दो सिपाही जो थे वो उस गांव में से इस तरह गुजर रहे थे किसी काम से, उन्होंने देखा कि लिखा हुआ है एक ही वार में 7 को मारने वाला बहादुर। सिपाहियों ने कहा यार देखो कितना बहादुर है, इसका तो कद भी नहीं है, तो इसने किस तरह 7 को मारा होगा। तो सिपाही भी बड़े मुतासिर हुए। खैर वो अपने दरबार में चले गए और ये जो था ना वो रोज़ उस पट्टी को पहनता था और ना गांव में निकल जाता था। काम तो उसको आता नहीं था दर्जी का करना, और बस ये पट्टी उसने सी ली थी और उसके बाद वो निकलता और रोज़ जो था वो ढोल बजाता। कभी बार ढोल भी ले जाता ना और ठा ठा ढोल बजा बजा के कहता था देखो कितना बहादुर, एक ही वार में 7 को मारने वाला बहादुर। अब उसकी ये मशहूरी जो थी ना, उसकी ये फेम वो बादशाह के दरबार तक भी जा पहुंची, चूँकि सिपाहियों को भी पहले से पता था। अब बादशाह सलामत को तब पता चला जब दरबारियों ने उनको बताया कि बादशाह सलामत को ना एक जिन से वास्ता पड़ गया। उनके वहाँ पे सल्तनत में एक जिन आ गया था जो बहुत ज़्यादा लोगों को तंग कर रहा था। एक द्यो था, वो द्यो हैकल होता है ना जो बहुत बड़ा होता है, दरख्तों से भी लंबा, बहुत ऊंचा होता है। तो बादशाह जो था वो उस जिन से बहुत तंग था। तो उसने कहा कि सिपाहियों को भी भेजा, बड़े लोगों को भेजा, लेकिन जिन के आगे तो हर कोई हार जाता था। तो बादशाह को उसके वज़ीरों ने मशवरा दिया कि बादशाह सलामत इतनी ज़्यादा हम परेशान हैं, तो ये जो आप मशहूरी सुन रहे हैं एक ही वार में 7 को मारने वाला बहादुर, तो क्यों ना हम इसको मौका दें। तो आप ऐसा करें कि इसको बुलवा लें और जिन के साथ इसका मुकाबला करवा दें। जो 7 को एक ही बार में मार सकता है तो वो यकीनन एक जिन का मुकाबला भी कर ही सकता है। जब वज़ीरों मशीरों ने सबने मशवरा दिया तो बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया। सिपाहियों को भेजा, 5 सिपाहियों को भेजा कि जाओ उस आदमी को जो बहुत बहादुर है उसको गिरफ़्तार करके ले आओ, क्योंकि ज़ाहिर है बादशाह का हुक्म है, तो जो बादशाह का हुक्म है वो तो उस पर तो अमल दरामद करना पड़ेगा। 5 सिपाही जो थे असला से लेस उसकी दुकान पे जा पहुँचे, बल्कि दुकान तो उसकी बंद थी, वो काम नहीं करता था, उसके घर चले गए। तो उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला, उसने कहा पता नहीं मेरे बेटे ने क्या कर दिया ऐसा, जो सिपाही आ गए हैं। तो वो जल्दी से भागी अपने बेटे के पास है कि जल्दी आओ, देखो सिपाही तुम्हें बुलाने आए हैं। वो आराम से अपना कॉलर खड़ा करके और आया और उसने कहा, सिपाहियों से पूछा कि हाँ जी बताएं। वो उसने ऐसे शो किया जैसे वो बहुत बहादुर है, हालांकि वो अंदर से तो छोटे से दिल का मालिक था। खैर सिपाहियों ने उसको बड़ी एहतराम से कहा कि बादशाह सलामत ने तुम्हें बुलवाया है, लिहाजा आ जाओ। उसने अपने सारे जो चीज़ें थी, जिसमें पट्टी थी, एक झंडा था, एक बैग सा था जिसमें वो अपने खाने के लिए कुछ चने को चीज़ें रखता था, क्योंकि उसको तो सिवाय खाने के और अपना फ़रागत के कोई भी जो मसरूफ़ियत थी वो अच्छी नहीं लगती थी। लिहाजा उसने अपना खाना पीना सब कुछ साथ ही रखा होता था और बस ये झंडा लेके लिए फिरता था झंडे को। खैर बोना जो था बड़े तुर्रम के साथ ना सिपाहियों के साथ हो लिया। उसने कहा कि चलो चलो कहाँ लेके चलते हो, बादशाह बुला रहे हैं, बादशाह सलामत तो मैं हाजिर हूँ। खैर वो सिपाही उसको लेके महल में पहुँचे। बादशाह सलामत ने जब देखा कि इतना सा, ये तो बोना है, ये तो खुद ही इतना छोटा है, तो इसने क्या 7 को मारा होगा। खैर वो मुतासिर हुए, उन्होंने कहा यकीनन इसके पास कोई गीदड़ सिंगी है, इसके पास कोई ऐसा मौजा है, कोई ऐसा इसके पास जो है वो चालाकी है कि ये 7 को मार सकता है। खैर बादशाह ने कहा, उससे मुद्दा बयान किया कि बोने इधर आओ, तुम मेरे गांव में रहते हो, तुम मेरी जो है वो मातहत हो, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि हमारे जो महल में जिन आ गया ना इसका मुकाबला करो और इसको हरा के यहाँ से गांव से निकाल दो। अब बोना साहब जो थे उन्होंने बेड़ा तो उठा लिया। उन्होंने कहा कि इसके बदले बादशाह सलामत मुझे क्या मिलेगा। तो उसने बादशाह ने कहा कि जो तुम मांगोगे मैं आधी सल्तनत तुम्हें अपनी दे दूँगा, और बताओ आधी सल्तनत तुम्हें दे दूंगा अगर तुमने उसे जिन को हरा दिया। क्योंकि पहले ज़माने में बादशाह ऐसे ही जो थे ना वो जज्बात से मगलूब होकर ऐसे वाले हुक्म दे दिया करते थे। अच्छा खैर बच्चों, अब बोने साहब जो थे अब वो उनको और उस जिन के पास उसको छोड़ना था रात के टाइम, जहाँ जिन जो था वो रहता था वहाँ पे बोने को जो था ना सिपाहियों ने छोड़ के आना था सुबह के टाइम। अब जब सुबह हुई बोने ने क्या किया, अपनी पट्टी गले में डाली और अपना झंडा उठाया और उसने ना साथ अपनी किट बॉक्स ले ली, जो सिलाई वाली किट बॉक्स होती है ना जो उसको आती थी, वो भी उसने पकड़ ली कि चलो। खैर वो वहाँ चला गया। उसने देखा रात का टाइम है, जो जिन जो है ना वो बहुत ह्यूज है कि उसके ऊपर अगर उसको बोने को बिठा दिया जाए ना तो वो नज़र भी ना आए। खैर वो बोना उसके आगे गया तो वो तो नज़र भी नहीं आ रहा था, जिन इतना बड़ा था। खैर वो बोना जो था वो जिन के ऊपर चढ़ गया, लेकिन वो उसको तो एहसास भी ना, वो तो सो रहा था। वो सीधा चलता हुआ ना उसके मुंह के पास आ गया। उसने देखा जिन की इतनी बड़ी बड़ी मूंछें भी हैं। अब बोने साहब जो थे वो जिन के ऊपर चढ़ाई करके सीधा उसके जब मुंह के पास गए तो वो उसने मूंछों को आपस में पकड़ के ना तो सीना शुरू कर दिया, यानी मूंछों को उसने आपस में पकड़ के होंठों के इर्द गिर्द करके उसको सी दिया कि वो जो जिन जो है ना वो बोल ना सके। अब उसके पास किट बॉक्स तो थी और उसको सीना भी आता था। अब जिन जो था वो गहरी नींद सो रहा था, उसको ना बोने का पता चला, क्योंकि जिन्नात जो होते हैं ना वो बहुत ह्यूज होते हैं और उनको छोटी मोटी किसी हरकत का पता नहीं चलता।
और बोना इतना चालाक था, उसने जनाब पहले उसकी मूँछों को मुंह के इर्द गिर्द सी दिया, फिर उसने क्या किया कि जिन के जो दोनों नाखून थे ना पैरों के, वो भी आपस में जोड़ दिए। यानी वो इतना चालाक था, उसके पास ये महारत तो थी ना बच्चों। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसने हाथों के नाखूनों को आपस में वो भी जोड़ दिया। और उसके बाद ना उसने उसके बाल जो थे, जिस दरख्त के नीचे वो सो रहा था, उसके बालों को ना उसके इर्द गिर्द लपेट दिया, दरख्त के तने के इर्द गिर्द लपेट दिया। अब ये सारी बातें उसने कर ली, उसको ऐसे कर दिया कि जिन जब उठेगा तो वो हेल्पलेस हो चुका होगा। और फिर उसने क्या किया, जिन के नथनों में घुस के ना, और नाक को भी उसने आपस में, उसके दोनों नथनों को आपस में सीने की कोशिश की, जिसकी वजह से जिन की आँख खुल गई बच्चों। ओह, और थोड़े से उसके नथने सिल गए हुए थे और बाकी उसके रह गए हुए थे। जब जिन की आँख खुली तो उसको बेतहाशा गुस्सा आया। उसने कहा, कौन है? आदम्बो, आदम्बो, आदम्बो। तो जिन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो तो अपना काम कर चुका हुआ था बोना। जब वो उठने लगा तो जिन से उठा नहीं गया, जब वो चलने लगा तो उससे चला नहीं गया। फिर जब वो हाथ उठा के उसको पकड़ने लगा ना बोने को, तो उसके हाथ भी ना उठे, क्योंकि वो तो आपस में जुड़े हुए थे। जिन जो था वो लड़खड़ा गया, उसको सांस भी नहीं आ रहा था, उसका मुंह भी नहीं खुल रहा था। वो आदम वो बोल रहा था ना, करके आवाज़ें निकल रही थी, क्योंकि उसकी साउंड ही नहीं आ रही थी बाहर। थोड़ी देर तक तो वो जिन जो है चिल्लाता रहा, चीखता रहा। यानी उसकी वो या तो मुंह से आवाज़ आती है, ऑक्सीजन इंसान वो लेता है जिन, और या फिर नाक से लेता है, लेकिन उसके दोनों ही रास्ते जो थे वो उसने बंद कर दिए थे बोने ने। थोड़ा सा सांस उसके एक नथने से आ रहा था, लेकिन वो भी कितनी देर उसका गुजारा होता। आखिरकार जिन ना चल पा रहा था, ना वो उठ पा रहा था। उसकी इतनी हेल्पलेस वाली कैफियत हो गई कि उसको समझ ही नहीं आया, और थोड़ी देर में जिन जो था वो नीचे गिरा और ख़त्म हो गया, यानी कि मर गया। और फिर क्या हुआ कि जब देखा बोने ने कि जिन तो मर गया, वो बहुत खुश हुआ। उसने क्या की, एक पट्टी तैयार की, पट्टी तैयार करके जिन के ऊपर रख दी। एक ही वार में जिन को मारने वाला बहादुर। तो वो उसने जिन के ऊपर एक पट्टी रखी और एक अपने गले में डाल ली, और वहाँ से चल पड़ा और सीधा बादशाह के महल में पहुँचा। जब सिपाहियों को पता चला कि वो जो इतना बहादुर बोना है वो आ गया और जिनको मार के भी आ गया, तो वो इतने हैरान हुए। वहाँ पे मनादी करा दी गई, शोर मच गया। उन्होंने कहा, कौन सा बहादुर इतना हमारे मुल्क में पैदा हो गया है, हमारी सल्तनत में कौन है? जब बादशाह को पता चला कि जिन जो इतना तबाही मचा रहा था, इतना तूफ़ान था और वो बहुत ज़्यादा परेशान था, वो एक बोने की वजह से मर गया, तो उसने बोने को हज़ारों इनाम इकराम से नवाजा। और एज़ वादे के ऐन मुताबिक बादशाह ने अपनी आधी जो जायदाद थी, आधी सल्तनत बोने को दे दी। और बोना कुछ किए बगैर इतना ज़्यादा अमीर हो गया। उसकी माँ को बुलाया गया, माँ इतनी खुश हुई। उसने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था मेरे बेटे में इतना हिडन टैलेंट है। और आखिरकार उसकी अक्लमंदी और समझदारी और थोड़ी सी चालाकी की वजह से उसके हालात जो थे वो बदल गए। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें क्या मॉरल मिलता है? इससे हमें ये मॉरल मिलता है कि अगर आपके पास कोई भी स्किल होती है, कोई भी महारत होती है, तो आपको उसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना? तो उसको यूज़ करते हुए अपने फ़ायदे के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर उसके बाद बोना और उसकी माँ हमेशा के लिए हंसी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, ये थी आज की स्टोरी। इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। आपको अगर कोई भी क्यूरी, कोई भी आप इसमें क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा। तो फिर इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।